अलग अलग नशे के लिए अलग अलग विड्रॉल इफेक्ट आते हैं। जैसे अगर अल्कोहल का देखें तो शरीर में कंपन आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगता है, नोजिया रहता है। और अगर मानसिक रूप से देखें तो बहुत घबराहट फील होने लगती है। तो इसमें हम नशे की लत को लगने से पहले प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन ही इम्पोर्टेंट है। तो मैम, जो लोग पूरी तरह से इसकी लत में पड़ चुके हैं उन लोगों को ट्रीट करना एक साइकियाट्रिस्ट के लिए कितना चैलेंजिंग होता है? जब भी नशे की लत लगती है किसी को भी, तो वो जब बीमारी का रूप लेती है उस टाइम पर्सन को फैमिली नहीं दिखाई देती, ना कुछ उसका जॉब दिखाई देता, ना कोई सोशल लाइफ दिखाई देती। युवा, द यूथ, जिसमें अक्सर हम देश का भविष्य देखते हैं, वह वर्तमान भी नहीं जी पा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है नशे की लत में डूब कर रह जाना। न जाने कितने ऐसे नशे हैं जैसे दारू, सिगरेट या फिर एमडी, स्मैक, सिंथेटिक ड्रग्स, जिसकी वजह से वो एकदम गिरफ्त में आ चुका है। तो आज इन्हीं सब पे डिस्कशन करने के लिए हमने बुलाया है, हमारे साथ जुड़ी हैं मनोरोग विशेषज्ञ एवं नशा मुक्ति एक्सपर्ट डॉक्टर स्नेहलता मैम, जो कि एम्स से पास आउट हैं और अब मारवाड़ हॉस्पिटल नागौर में अपनी नियमित सेवाएं दे रही है। वेलकम मैम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आने। आज आपके साथ जुड़ के हम भी बहुत खुश हैं कि हम एक बहुत ही इम्पैक्टफुल टॉपिक जो है युवाओं का नशे की तरफ जाना, उस पर आपसे हम बहुत सारे फैक्ट्स समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी हम अच्छी जानकारी ला करके देंगे। जी मैम, नशा बहुत फैल चुका है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूथ के अंदर सबसे कॉमनली यूज होने वाले नशीले पदार्थ क्या क्या हैं? अगर आज के टाइम में देखें कि यूथ में सबसे कॉमन नशा क्या है, तो स्टार्ट टोबैको से, जो कि स्मोकिंग के रूप में ले सकते हैं, या च्यूएबल टोबैको। दूसरा यह है कि अल्कोहल। तीसरा गांजा, भांग। ये तीनों जो सब्सटेंस हैं, ये गेटवे ऑफ सब्सटेंस हैं। यहाँ से नशे की शुरुआत होती है। ठीक है। जैसे ही कॉलेज में यूथ जाता है सबसे पहले तो एकदम फ्रीडम महसूस करता है, तरह तरह के चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। कुछ पीयर ग्रुप रहते हैं उनके, जिसमें पीयर प्रेशर की वजह से वो ये सब चीजें ट्राई करता है, एक बार एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। जैसे ही ये चीजें वो एक बार ट्राई करता है तो यहाँ से एंट्री होती है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स में। राइट, वो एक बार उसकी तरफ गया और धीरे धीरे चुंबक की तरह खिंचता चला जाता है। मैम, आपने एक टर्म यूज किया अभी, अल्कोहल, जो है नॉर्मल शब्द में बोले तो दारू पीना या शराब। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम ओकेजनल ड्रिंकर्स हैं, हम डेली बेस पे ड्रिंक नहीं करते, ओकेजनल ड्रिंकर्स। तो हम कैसे मानेंगे कि हाउ मच अल्कोहल इज ओके टू हैव? देखो, मेरा मानना है कि अल्कोहल चाहे कितना भी अमाउंट में ले, वो शरीर के लिए हार्मफुल है। अच्छा। तो ओकेजनल ड्रिंक भी अगर कहें कि ओकेजनली मैं लेता हूँ, पर वो ओकेजन भी मन में जो थॉट चल रहा है, चाहे या तो वो खुशी का है या फिर वो गम का है, तो एक बार चाहे गम के लिए ले रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए ले रहा है, या खुशी के लिए तो एंजॉय करने के लिए ले रहा है, पर दिमाग उस चीज को उसी तरीके से समझेगा तो दोबारा जीवन में वैसी मुसीबत या वैसी खुशी दोबारा आनी है, तो वो ओकेजन डेली में चेंज हो जाएगा और फिर से वापस वही नशे की प्रॉब्लम, एडिक्शन होना है। तो ओकेजनल ड्रिंक भी नहीं। अच्छा, तो ये एडिक्शन होना, ये हम कब समझेंगे कि हाँ अब इसको जो है इस चीज की लत लग चुकी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब समझें कि लत लग चुकी है। देखो, जब कोई भी नशा, मतलब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे अल्कोहल है कि किसी ने स्टार्ट किया वही ओकेजन पे 60 ml की, ठीक है मैंने एक पैग लिया है, और उसके बाद में वो धीरे धीरे वही ओकेजन आए, कभी दुख भरे कभी खुशी के, तो वो 60 ml जितना उसको हाई फील करा रहा था स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे वो 60 ml से वो हाई फील नहीं होगा, उसको वो अमाउंट बढ़ानी पड़ती है। जैसे 60 से 120, फिर 120 से 160, 180, 200, ऐसे करते हुए वो अमाउंट बढ़ रही है। तो एक तो इस तरीके, इसको एक मान सकते हैं कि हाँ, हमारे शरीर को उतना सेम इफेक्ट जो स्टार्टिंग में था उतना लाने के लिए हमें डोज बढ़ानी पड़ रही है, उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ रहा है। तो दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि जैसे पर्सन ने नहीं लिया, वो रेगुलर ले रहा था, नहीं लिया, तो उसकी वजह से विड्रॉल इफेक्ट आने लगते हैं। जैसे वो शारीरिक रूप से भी आ सकते हैं, मानसिक रूप से भी आ सकते हैं। शारीरिक रूप से जैसे अलग अलग नशे के लिए अलग अलग विड्रॉल इफेक्ट आते हैं। जैसे अगर अल्कोहल का देखें
तो शरीर में कंपन आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगता है, नोजिया रहता है। और अगर मानसिक रूप से देखें तो बहुत घबराहट फील होने लगती है, बहुत बेचैनी होती है कि मतलब उसको बोल सकते हैं अपन, क्रेविंग हो रही है कि अभी चाहिए नशा, है ना, तीव्र इच्छा जिसको बोल सकते हैं अपन। राइट। जैसे चॉकलेट भी अगर खाते हैं तो भी ऐसा होता है ना कि हाँ मैंने अब मुझे चॉकलेट खानी, एकदम से वो फीलिंग, फिर चॉकलेट खा के ही वो क्रेविंग शांत होती है। वैसे ही ये है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपन टोबैको बता सकते हैं, अल्कोहल बता सकते हैं, या अफीम, या दूसरी तरीके के नशे जो सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स है, सिंथेटिक ओपियोइड है, या फिर स्मैक है, हेरोइन है, कुछ भी, एमडीएमए जो आजकल बहुत चल रहा है। तो जो भी नशा है, जिसकी भी लत लगने लगी है, तो उसको क्रेविंग, इंटेंस क्रेविंग होती है, क्रेविंग जो कि माइंड में तीव्र इच्छा नशे को प्राप्त करने की। अच्छा। तो इस अगर ऐसा हो रहा है, या फिर एक तरीका और समझ सकते हैं कि अगर मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे छोड़ देना चाहिए, पर वो उसको कट डाउन नहीं कर पा रहा। कट डाउन मतलब कि आज में उसने, पेशेंट ने सोचा कि आज के बाद में मैं नहीं ले पाऊंगा, पर वो फिर उसको रहा नहीं जाता, रुका नहीं जाता, मतलब हाँ। कि कल पे ट्रांसफर कर देना कि आज तो ठीक है मैं ले लेता हूँ, कल से नहीं लूंगा, फिर कल वापस कल से नहीं लूंगा, फिर वो ऐसा। कल कभी आता ही नहीं है। कल कभी नहीं आता है, कट डाउन नहीं होता है। अच्छा। तो ये जो लक्षण है, ये जब आने लगते हैं तो पेशेंट को समझना चाहिए कि हाँ, मैं नशे की दुनिया में आ गया हूँ, मुझे नशे की लत लग चुकी है, अब मुझे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। तो इसमें हम नशे की लत को लगने से पहले प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हाँ, प्रिवेंशन ही इम्पोर्टेंट है। कि जैसे किसी को ये नशे की लत लग गई है, मतलब बीमार हो गया है, तब तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, पर हम ऐसा समाज के अंदर ऐसा होने ही ना दें कि ऐसी बीमारी ना हो कि हमें बीमारी का ट्रीटमेंट कराना पड़े। तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ये देखो, एक तरीके से तो ऐसे हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ना हो, है ना, गवर्नमेंट बहुत सारा प्रयास कर रहा है कि नशा अवेलेबल ही ना हो, है ना, पर इसके साथ ही साथ सोसाइटी को और फैमिली को भी इसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआत से ही पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक बॉन्ड बना के रखना चाहिए, जिससे बच्चे अपनी किसी भी कंडीशन में, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो अपने पेरेंट्स से आके डिस्कस करें। और पेरेंट्स हमेशा कभी भी क्रिटिसाइज ना करे बच्चे को, उनको हमेशा सपोर्ट करें। उनको जो भी वो स्ट्रेस में है, जिस भी प्रॉब्लम में है, उससे बाहर आने के लिए एक हेल्दी तरीका अपनाएं, उनको सपोर्ट करें। एक तरीका तो ये हो। दूसरा ये हो कि अपने बच्चों को सिखाएं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। राइट। और ये कि किसी को नो कैसे बोलें। जैसे बच्चा कॉलेज में जाता है, या मान के चलो आजकल कॉलेज भी नहीं, अपना जैसे हायर सेकेंडरी है, सेकेंडरी स्कूल है, वहां तक भी बच्चे को समझाना चाहिए कि कोई तुम्हें ऐसे बोलता है कि ट्राई कर। देखो, एक जैसे फीमेल्स में भी आजकल आ रहा है, पर मेल में ये रहता है कि चल तू मर्द है तो पी के बता। हाँ, ऐसा वो उनका ईगो पॉइंट ले जाता है। हाँ, तो वहां पे नो कहना सिखाना चाहिए अपने बच्चे को, एकदम आई टू आई कांटेक्ट करके नो बोले, एक फर्म बाउंड्री बन जाएगी वहीं पे। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम आपने हमें बताया कि जब भी कोई तुम्हें फर्स्ट अप्रोच कर रहा है, उस टाइम में तुम वो बाउंड्री क्रिएट कर दो, तो तुम्हें आगे खुद के लिए कॉम्प्लिकेशंस एक तरह से हाँ क्रिएट नहीं हो पाएंगे। तो अगर कोई इस तरीके से इस गिरफ्त में आ चुका है, जब वो साइकेट्रिस्ट के पास हेल्प लेने के लिए जा रहा है, तो नेसेसरी है कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयों से ही होगा, या फिर सिर्फ उसको काउंसिल करके हम इस चीज से बाहर ला सकते हैं? जी, इसके अंदर जो काउंसलिंग है और मेडिकल हेल्प है, जो मेडिकेशन है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे अगर बीमारी हो गई है, मतलब लत लग चुकी है, ठीक है, तो वहां पे अकेले काउंसलिंग से काम नहीं चलेगा। अच्छा। वहां पे मेडिकेशन जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि लगातार पर्सन ले रहा है, तो जिस दिन उसने छोड़ा विड्रॉल इफेक्ट आएंगे, ठीक है, कुछ शारीरिक परेशानियां होने लगेंगी, तो उसके लिए मेडिकल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि जैसे ट्रिगर्स पहचानने के लिए कि कौन कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर नशा लेने का उसको मतलब तलब मचती है, ठीक है, तो एक बार ट्रिगर को पहचाने। दूसरा, कॉपिंग स्ट्रेटेजी समझे, सीखे। तीसरा यह है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। ये चीजें
काउंसलिंग के थ्रू समझ में आएंगी पेशेंट को। दूसरी चीज है मेडिकल हेल्प, तो वो तो विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए और रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। अच्छा, तो इसमें जो लक्षण होंगे पेशेंट के, वो हम कैसे समझ पाएंगे? लत लगने के लक्षण। लत लगने के जो लक्षण हैं वो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि धीरे धीरे अमाउंट बढ़ेगी सब्सटेंस की। जो भी नशा ले रहा है वो शुरुआत में थोड़ा कम लेता है, धीरे धीरे ब्रेन को वो टॉलरेंस डेवलप होने लगती है। मतलब वो सिमिलर इफेक्ट जो स्टार्टिंग में था वो आने के लिए उसको थोड़ा ज्यादा अमाउंट में नशा चाहिए। अच्छा। तो एक टॉलरेंस आती है। दूसरा चीज ये है कि जैसे ही उस नशे को बंद करता है पेशेंट में विड्रॉल इफेक्ट आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देता है पेशेंट को, असहनीय होते हैं। तो उस हालात में पेशेंट मेडिकल हेल्प लेने के बजाय वो नशा ही ले लेता है। कई बार इसमें पेशेंट के फैमिली मेंबर भी बहुत हेल्प करते हैं कि उनको लगता है कि इतना दुख में है, इतना दर्द में, इतना विड्रॉल इफेक्ट आ रहा है, तो हम खुद नशा ला के दे देते हैं इसको। उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनेबलिंग। अच्छा। तो वो कई बार पेशेंट का अटेंडेंट आके बोलता है कि मैडम ऐसा हो रहा था और हमने ना इसको नशा ही दे दिया ताकि ये शांत हो गया। और ये तो एक बहुत ही तो इसमें ऐसा ना करें कि उसको नशा उपलब्ध कराएं, उसको सही ट्रीटमेंट दिलाएं, आए साइकियाट्रिस्ट से मिलें, जहाँ पे एडमिशन रिक्वायर्ड होता है वहां पे एडमिशन करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, मेडिकेशन का हेल्प लें। अभी हमने परिवार के बारे में बात करी कि परिवार जो है वो उसको प्रोवाइड कर देता है नशा। उसी तरीके से कोई ऐसा परिवार जिसमें एक इंसान या दो इंसान नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो उनपे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता होगा? परिवार पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। परिवार का अगर एक सदस्य भी नशे की लत में है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, दोनों तरीके से, जैसे इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है उसमें देखा जा रहा है कि फीमेल का जो एडिक्शन है वो भी, उसकी प्रेवलेंस भी काफी बढ़ी है। तो देखें कि अगर अपन भारतीय समाज में देखें कि फीमेल है जो चाइल्ड का केयर करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। ट्रू। अगर यंग एज में, जैसे यूथ में, उनको नशे की लत लगती है तो प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती हैं। अगर वो इस चीज का सही तरीके से इलाज नहीं लेती हैं तो जो होने वाला बच्चा है उस पर भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, मानसिक रूप से भी और उसके फिजिकल हेल्थ पे भी। आउटकम मतलब पुअर रहता है। दूसरा यह है कि परवरिश, फिर जो फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा तो बच्चों का परवरिश अच्छा नहीं होता और बच्चे भी अर्ली एज में वो चीजें सीखने लगते हैं। वही बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल होते हैं, दादा पोता वाला करते हैं ना। हाँ दादा बीड़ी पी रहा है, फिर प्यार का यूज, मतलब प्यार टर्म का यूज ले रहे हैं, वो अपने पोते को बीड़ी पिला रहे हैं। तो ये चीजें बड़े देखने में भी बहुत अच्छी। हाँ, जैसा फैमिली और सोसाइटी में बच्चा देखता है उसी को ही फॉलो करता है, वही है ना। ऐसे ही देखें कि अगर मेल वाला है तो जब भी नशे की लत लगती है किसी को भी, तो वो जब बीमारी का रूप लेती है उस टाइम पर्सन को फैमिली नहीं दिखाई देती, ना कुछ उसका जॉब दिखाई देता, ना कोई सोशल लाइफ दिखाई देती। वो पूरे दिन यही प्लानिंग बनाते रहता है कि कैसे नशा खरीदा जाए, कब मैं इस चीज को लूंगा, किसके साथ बैठूंगा। बस उसका नशे के आसपास दुनिया घूमती है, उसको परिवार से लेना देना नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके अटेंडेंट बोल रहे होते हैं कि मतलब मैं कमाती हूँ घर घर जाके, जो पैसे आते हैं उसमें से मेरे को इसको भी पैसे देने पड़ते हैं ताकि ये अपना शराब खरीदे, अगर इसको पैसे नहीं देती हूँ तो ये पीटने लगते हैं। मतलब इस हद तक परेशानी रहती है। यही मैं अभी पूछने वाली थी आपसे कि डोमेस्टिक अब्यूज भी एक इसमें बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है जी। और साथ ही साथ ये भी होता होगा कि क्राइम, उसको आप कितना बड़ा फैक्टर देखते हैं? देखो, हम इसको, ये एक बीमारी है, मानसिक रूप से बीमार है पेशेंट, है ना। तो वो समझ सकते हैं अपन कि वो नशे की हालत में तो पेशेंट को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर कोई नशे की हालत में है तो क्राइम रेट बढ़ेगी बढ़ेगी। पर नशा नहीं मिलने पे, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको नहीं मिल रहा है पैसा नशा खरीदने के लिए, तो उसके फिजिकल सिम्टम ऐसे होते हैं, उसके मतलब मेंटल सिम्टम ऐसे होते हैं कि उसको कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है पेशेंट। अच्छा, तो बैरियर वहां पे टूट जाता है पूरी तरीके तो से। टूट जाता है। वहां पे छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो पैसा लेने के लिए, जिससे वो नशा खरीदे, उसके लिए किसी भी हद, मतलब मर्डर भी कर सकते हैं। ओ लॉर्ड। 100-200 रुपए के लिए, इतना हद तक हो जाता है।
तो इन सभी लोगों के लिए क्या हम ब्रेन वॉश टर्म यूज कर सकते हैं? नहीं, ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो ब्रेन के सर्किट्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उसमें न्यूरोकेमिकल, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर हम बोलते हैं, जैसे डोपामिन, गाबा, ग्लूटामेट, ये चीजों का डिस्टरबेंस होता है। ये चेंज होते हैं, इनका जो लेवल है वो चेंज होता है। और एक इसके साथ ही साथ न्यूरोप्लास्टिसिटी भी चेंज होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी समझाऊं तो ऐसा कि जो न्यूरोनल कनेक्शन है उनकी रीवायरिंग होती है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है उसमें क्रेविंग होता है और कंपल्सन होता है। मतलब कि मुझे अभी नशा चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अच्छा। तो वो एक तरीके से ब्रेन के सर्किट पूरा केमिकल ही चेंज हो जा रहा है। तो उसको अपन ये नहीं बोल सकते कि ब्रेन वॉश हुआ है, उसका चेंज हुआ है केमिकल लेवल पे। अच्छा, तो मैम जैसे इसकी प्रेवलेंस बढ़ रही है नशे के यूज के, तो क्या इंडिया में इसको संभालने के लिए या सुधारने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हैं अभी? नहीं, जैसे जैसे देखा जा रहा है कि इन 2-3 साल में बहुत ज्यादा प्रेवलेंस बढ़ी है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की, उस हिसाब से अपने पास गवर्नमेंट जो सेंटर है वो तो बहुत कम है। अच्छा। पर प्राइवेट सेंटर भी उसके हिसाब से बहुत कम है। जितने लोग हैं उतने ज्यादा उस हिसाब से नहीं है। तो मैम जो लोग पूरी तरह से इसकी लत में पड़ चुके हैं उन लोगों को ट्रीट करना एक साइकियाट्रिस्ट के लिए कितना चैलेंजिंग होता है? इस तरीके के पेशेंट को चैलेंजिंग भी होता है, रिवार्डिंग भी होता है। दोनों ही तरीका है। जैसे चैलेंजिंग इस तरीके से है कि पेशेंट रिलैप्स बहुत करता है इसमें। और एक ये भी है कि जैसे पेशेंट को पहले विड्रॉल सिम्टम आ चुके हैं, उसको आउट पेशेंट की तरह ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसको मतलब वो जो विड्रॉल इफेक्ट है वो इतने असहनीय होते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अल्कोहल है या फिर बेंजोडाइजेपिन्स, जो स्पेशली नींद के लिए या फिर एंजाइटी के लिए हम सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं, तो उन पे जो डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट, तो जैसे ही उसको छोड़ता है उसमें विड्रॉल सीजर आते हैं। उससे पेशेंट भी घबरा जाता है और फैमिली मेंबर भी घबरा जाता है। तो वो आउट पेशेंट पे उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तीसरी चीज ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नीड रहती है पेशेंट की। जैसे कि पेशेंट के फिजिकल सिम्टम तो हैं ही जिसको ट्रीट करना है, सोशल प्रॉब्लम भी उसका हो गया है, और साइकोलॉजिकल चीज भी, जैसे इमोशनल सपोर्ट भी उसको देना है। तो तीनों ही चीजों को ध्यान रखना है कि एक जो नशे की लत लगी है पेशेंट को, उसको सोसाइटी में भी एक अच्छे इंसान की तरह भेजना है वापस, उसको फैमिली लाइफ में भी अच्छे से भेजना है ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से कंट्रोल करे, अच्छे से चलाए। तो ये तीनों ही चीजों को ध्यान में रखना है। तीसरा ये भी है कि रिलैप्स ना हो। रिलैप्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है कि बार बार रिलैप्स होता है पेशेंट को। तो इसके साथ में हमें काउंसलिंग भी करनी होती है कि जो जो भी ट्रिगर्स हैं उनको पहचाने पेशेंट, और फिर उसके बाद में उस चीज से दूर रहे। रिवार्डिंग इस तरीके से है कि अगर कोई पेशेंट इससे ओवरकम हो गया है, अपनी फैमिली में वापस चला गया है, उसने अपने रिलेशनशिप है उसको रीबिल्ड कर लिया है, तो हमारे लिए वो बहुत ही रिवार्डिंग है। वही, ये जो अभी आपने विड्रॉल की बात करी, तो इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रहा हो विड्रॉल सिम्टम्स पे? विड्रॉल सिम्टम पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है अल्कोहल को लेके भी और इसको बेंजोडाइजेपिन्स को लेके। ज्यादातर ऐसा है कि जैसे पेशेंट जाता है, कुछ भी हिस्ट्री, पेन की हिस्ट्री, एक्यूट पेन हुआ या फिर स्लीप को लेके कि डिस्टर्ब स्लीप है, तो डॉक्टर उसको सही मात्रा में और एक लिमिटेड टाइम के लिए दवाई लिख के देता है कि ऐसे लेना है और इतने दिन बाद में वापस आना, मैं दवाई को तरीके से बंद कर देंगे। अब पेशेंट क्या करते हैं कि वो जो दवाई है वो उनको थोड़ा अच्छे रिलीफ फील कराता है, अच्छे से वो सो पाते हैं और थोड़ा हाई भी फील होता है। तो वो उनमें डाइवर्जन आ जाता है कि वो जिस चीज के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लेना था उस चीज को छोड़ के वो उसको नशे की तरह यूज करने लग जाते हैं। अब ऐसे पेशेंट आते हैं कि हाँ देखो मैडम, वो डॉक्टर साहब ने वहां पे, हम उस शहर में गए थे, डॉक्टर साहब ने हमें ये दवाइयां लिखी, मुझे ये दर्द का दिक्कत था, तो देखो ये 4 दवाई लिखी थी, इसमें से ये 3 दवाई नहीं चाहिए, मुझे ये 1 दवाई लिख दो जो दर्द की है। अच्छा। और ये है कि जो दर्द की दवाई है वो एक तरीके का ओपियम ही है।
तो उसको अगर लगातार लंबे समय के लिए वो चलाएगा तो उसका जाहिर सी बात है डिपेंडेंट होना है। अब अगर डॉक्टर नहीं नहीं लिख के देते, जैसे जैसे वो जाएगा डॉक्टर नहीं लिख के देते तो उनमें विड्रॉल इफेक्ट आने लगते हैं और वो उनमें फिर से डाइवर्जन आता है कि वो दूसरे सब्सटेंस की तरफ चले जाते हैं फिर। अच्छा, तो ये एक लूप बन गया फिर हाँ, पेशेंट एक लूप बन जाता है। मैम आपने हमें इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी दी, कोई चीज जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर इस चीज की लत लगी है तो घबराएं नहीं, इसका ट्रीटमेंट लें और इसको एक बीमारी ही समझें। फैमिली मेंबर कभी क्रिटिसाइज नहीं करे पेशेंट को। पेशेंट अगर चल रहा है छोड़ने की तरफ और बीच में 10-5 दिन छोड़ी और उसके बाद में बीच में एक बार वापस नशा किया तो उसको क्रिटिसाइज ना करें कि तुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, तू कर ही नहीं पाएगा। उसको हमेशा सपोर्ट करें। देखो तुमने 10 दिन तक किया, 10 दिन तक तुमने सब्सटेंस नहीं लिया तो तुम आगे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक बार गलती हुई दोबारा नहीं होगी। ऐसे करके मोटिवेट करना है उनको। इट वॉज वेरी 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 फन टू टॉक विथ यू, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू।